नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ सामान्य हिंदी की मॉक टेस्ट की पार्ट 1 वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हिंदी सभी एग्ज़ामों में पूछी जाती है और यदि आप लोग एमपीएसआई को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों आप लोग अदर एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो प्रश्न नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने। इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ललित ललाम। तो दोस्तों रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया तीनों ही जो रचना है ये केशवदास की रचना है, लेकिन ललित ललाम जो है मतीराम की रचना है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है अधोगामी का विलोम है शीर्षगामी, निम्नगामी, ऊर्ध्वगामी, ऊपरीगामी। तो अधोगामी का जो विलोम हो जाएगा वो ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है त वर्ग को चरण स्थान कौन सा? और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 20 प्रश्नों को करने वाले हैं और 20 प्रश्नों में से आप भी मेरे संग संग में प्रश्नों को सॉल्व करिएगा और एंड में कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि 20 में से आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। तो आप भी मेरे संग संग में प्रश्नों को सॉल्व करते चलिएगा। तो त वर्ग को चरण स्थान है मूर्धा, दंत, तालु, कंठ। तो दोस्तों कंठ हमारा क वर्ग का चरण स्थान होता है। तालु हमारा जो होता है च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। मूर्धा जो होता है हमारा ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। हमसे प्रश्न में त वर्ग का पूछा है तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। त वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा दंत होता है और प वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा जो होता है वो ओष्ठ होता है। तो हमने एक ही प्रश्न में चारों ऑप्शन को देख लिया, समझ लिया कि कौन किसके अंतर्गत आते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है अगम किस प्रकार का शब्द है? विदेशी है, तत्सम है, देशज है, तद्भव। तो दोस्तों विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जो अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्दों में से कुछ शब्दों को हम ज्यों का तो ही अपना लिया गया है, जैसे ऑर्डर ये एक विदेशी शब्द है, अफसर, कंपनी, ये जो शब्द हैं सब विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों तत्सम शब्द कौन कौन से होते हैं? वो अग्नि होता है, पत्र होता है, माता होता है, वायु होता है, ये सारे ही शब्द हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। देश शब्द क्या होते हैं? जो हमारे देश में जन्मे हैं, या हम कहें तो ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति या आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए देश शब्द कहलाते हैं। जैसे थैला, गड़बड़, और इसके अंदर कौन कौन से शब्द आ जाएंगे? लोटा, ये सारे ही शब्द हमारे देश शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तो दोस्तों तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हैं पर हमारी प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण वो क्या है बदल गए। तो ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आ जाएंगे? जैसे टीका, पैर, अगम और पंख। तो ये सारे ही शब्द हमारे तद्भव शब्द हैं। तो हमसे प्रश्न में पूछा है अगम शब्द, तो अगम शब्द हमारा तद्भव के साथ चला जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आई होप कि आपको सारे ही ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। हमने इसमें भी एक ही प्रश्न में सारे ऑप्शनों को देख लिया, समझ लिया। विदेशी, तद्भव, तत्सम, देशज क्या होते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बस दोस्तों आप लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। हर चीज़ आपसे बनती चलेगी, समझते चलेगी। बस आप वीडियो को एंड तक देखते चलिएगा। प्रश्न नंबर 5 पे जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? भयानक रस, अद्भुत रस, भक्ति रस, विवश रस। तो दोस्तों भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है वो भय होता है। आपके मन में भय कब होगा? जब आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसको आपको देख कर के एकदम डर लगे, अंदर आपका घबराहट हो जाए, तो वो आपके मन में तब जो जो रस हो उत्पन्न होगा वो भय वाला उत्पन्न होगा। अद्भुत रस, इसका जो
स्थायी भाव होता है वो आश्चर्य होता है। यदि आपने कोई चीज़ की ऐसी कल्पना नहीं करी हो और वो चीज़ आपके सामने आकर दिख जाए, या आप ऐसी चीज़ को देख लें कि आपने कभी सोचा भी ना हो और वो चीज़ दिख जाए, तो आप एकदम आश्चर्य हो जाओगे कि अरे ये क्या। तो तब आपके जो मन में भाव होगा वो आश्चर्य वाला होगा। भक्ति रस का जो स्थायी भाव होता है वो भगवत विस्मयक स्थायी भाव होता है। तो इसका क्या होता है, भगवत विषयक रति। इसका एक और स्थायी भाव होता है जिसे हम अनुराग कहते हैं। विवस्य रस, तो हमसे पूछा है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, तो जुगुप्सा जो है विवस्य रस का स्थायी भाव है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जुगुप्सा का स्थायी भाव जो है विवस्य है, और इसका एक और स्थायी भाव होता है विवस्य का ही घृणा। तो जुगुप्सा और घृणा जो है विवस्य रस के स्थायी भाव होते हैं। और घृणा आपके मन में कब उत्पन्न होती है, जब आप ऐसी कोई चीज़ देख लें जिससे आपके मन में जो है एकदम घृणा का भाव हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए, सिर पर बैठी हो काग आँख दो खात निकारत, खिंचत जीवई से आई अति आनंद उधारत। यदि आप लोग कोई ऐसा मरा हुआ जानवर देख लें और उसके ऊपर बहुत सारे कौवे बैठे हैं और वो उसको नोच नोच कर खा रहा है, उसकी आंखों को नोच नोच कर खा रहा है, यदि आप लोग ऐसा दृश्य देख लेंगे तो आपके मन में एकदम घृणा का भाव उत्पन्न होगा। तो वहाँ पर जो है आपके मन में घृणा होगी। तो विवस्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो जुगुप्सा या तो घृणा होता है। अब दोस्तों, रसों की जो संख्या होती है वो 9 होती है, और भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या होती है वो 8 होती है। तो यदि आपसे एग्ज़ाम में कभी पूछ लिया जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, तो वो 8 होती है, और ऐसे जो रसों की संख्या होती है वो 9 होती है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कलेश, क्लेश, क्लेश, क्लेश। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो सही शब्द हो जाएगा वो हमारा क्लेश हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, आस्था का विलोम क्या है। अनास्था, अविश्वास, वैमनस्यता, अंधविश्वास। तो आस्था का जो विलोम हो जाएगा वो अनास्था हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, कलम शब्द का समानार्थी नहीं है। निधि, पंकज, सरोज, पुंडरीक। तो कलम शब्द का जो समानार्थी नहीं है वो निधि है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, गंवार का तत्सम शब्द है। मूर्ख, गंभीर, ग्राहक, ग्रामीण। तो गंवार का तत्सम शब्द ग्रामीण हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, हिंदी में प्रमुख कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। 30 है, 28 है, 50 है या 40। तो हिंदी में जो कृत प्रत्ययों की संख्या होती है वो 28 होती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, पर्णकुटी में समास है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुविग्री समास। तो दोस्तों, बहुविग्री समास को कौन सा होता है, जिसका ना ही पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता, अन्य कोई तीसरे की ही बात हो रही है, तो वहाँ पर जो बहुविग्री समास होगा। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात भगवान शिव की बात हो रही है। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश की बात हो रही है। 10 है आनंद जिसके, तो यहाँ पर रावण की बात हो रही है। और चक्र है पानी जिसमें अर्थात विष्णु की बात हो रही है। तो ये सारे हमारे बहुविग्री समाज के अंतर्गत आएंगे। द्विगु समाज में कौन कौन से आ जाएंगे, तो दोस्तों द्विगु समाज में जो होते हैं समस्त पद या पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समाज होता है। जैसे दोपहर, चौराहा और त्रिलोक, ये सारे ही शब्द जो हैं द्विगु समाज के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों, इसको पहचानने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि जब भी आप पहला शब्द देख लें, यदि कोई संख्यावाचक दिख रहा है तो वहाँ पर जो होगा द्विगु समास होगा। जैसे दोपहर में 2 है, चौराहा में चौ है, त्रिलोक में त्रि है। तो इसकी जो पहचान होती है वो ऐसे ही होती है। तो जब भी आपको कोई संख्यावाचक शब्द दिखे या उस संख्यावाचक विशेषण दिखे तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। द्वंद्व समास, तो जिन समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा अगर उन्हें हम तोड़ें तो और अथवा या एवं लगता हो,
तो द्वंद्व समाज कहलाता है। जैसे राजा और रानी, राजा और रानी, तो बीच में यदि हमने राजा और रानी, और इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, नर और नारी, नर और नारी, तो यहाँ पर इसमें यदि हम इसको विग्रह करेंगे तो नर और नारी हो जाएगा। तत्पुरुष समाज, तो दोस्तों पर्ण कुटी में समाज है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पर्ण के लिए कुटी, पर्ण कुटी, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको जितने भी हमने 4 ऑप्शन देखे समझे, आपको समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों हिंदी में समाज की कुल संख्या हमारी कितनी होती है, तो हिंदी में समाज 6 होते हैं। यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले कि समाज के कितने भेद होते हैं, तो समाज के जो है 6 भेद होते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, निर्भय का संधि विच्छेद है। निर्धन भय, ना धन रभय, निधन भय, नृप धन भय। तो निर्भय का जो संधि विच्छेद होगा वो निधन भय होगा। और इसमें जो संधि कौन सी है, तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और संधि इसमें विसर्ग है, जहाँ पर लग गया विसर्ग वहाँ पर हो जाएगी हमारी विसर्ग संधि। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। प्रश्न नंबर 13 है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। साकेत, प्रियप्रवास, पृथ्वीराज, रासो, कामायनी। तो दोस्तों जो साकेत होता है, जो साकेत महाकाव्य है, यह मैथिली शरण का है, मैथिली शरण गुप्त का है। किसका है दोस्तों, ये मैथिली शरण गुप्त का है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियो, जिसे हम कवि सम्राट भी कहते हैं, कवि सम्राट, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो दोस्तों हमसे पूछा है कि हिंदी का जो है प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो ये जो है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदाई का है, और कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का है। तो आपको ये सारे ही याद रखना है कि किसका कौन सा महाकाव्य है, क्योंकि कई बार एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो हमसे पूछा है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो वो है प्रिय प्रवास, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, भाववाचक संज्ञा है। क्रोध, राम, लड़की या चांदी। तो चांदी जो है दोस्तों ये हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है। चांदी कैसी संज्ञा है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। लड़की कैसी है, तो लड़की जो है हमारी जातिवाचक संज्ञा है। राम कैसा है, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और हमसे पूछा है कि भाववाचक संज्ञा, तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्रोध आ जाएगा। जितने भी ऐसे शब्द जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो सारे ही जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चले जाएंगे। जैसे क्रोध है, मिठास है, बचपन है, सारे ही शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी या अवधी। तो दोस्तों जो मानक हिंदी का विकास हुआ है वो खड़ी बोली से हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पानी न मांगने का अर्थ है मर्यादा की रक्षा करना, तत्काल मर जाना, असंभव कार्य करना, इज्जत न खोना। तो तत्काल मर जाना, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पानी न मांगने का अर्थ क्या होता है, तत्काल मर जाना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, एजेंडा शब्द का सही हिंदी पर्याय है। क्रियाव्रत, कार्यसूची, कार्यकारी, कार्यकाल। तो हमें यहाँ पर जो है शब्दावली दी हुई है, और दोस्तों हिंदी में जो है शब्दावली से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको इंग्लिश वर्ड्स दे देते हैं और इसका जो है हिंदी पर्याय पूछते हैं, जैसा कि आप प्रश्न में देख सकते हैं। तो ऐसे भी पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कार्यसूची। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, सांप्रदायिक कारक का चिन्ह है। का के लिए, को के लिए, को या से। तो दोस्तों हिंदी में जो कारकों की संख्या होती है वो 8 होती है। और कारक कौन कौन से होते हैं? कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध, काकी के, रारारी, और अधिकरण में, पर, संबोधन, ए, अरे, हो। तो ये सारे ही जो है ये कारक होते हैं और हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। तो हमसे बोला है संप्रदाय कारक का चिन्ह है, तो वो है ऑप्शन बी, को के लिए हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, स्तन्य का पर्यायवाची है। पे है, खीर है, दूध है या कांच है। तो स्तन्य का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 20 है और आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। नेत्रों को अच्छा लगने वाले को क्या कहते हैं? नैनाभिराम, नैनाविश्राम, नैनातिराम, नैनाभिराम। तो दोस्तों जो नेत्रों को अच्छा लगता है उसे नैनाभिराम कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 20 प्रश्नों को देखा है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और यदि आप लोगों ने भी मेरे संग प्रश्नों को सॉल्व किया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बता सकते हैं कि 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और यदि दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी रोज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।